सो हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यूवेरा। गाइस, जैसा कि हम लोग एक वीडियो लाए थे आप लोगों के लिए कि जो बच्चे अभी 11th में जाने वाले हैं 10th के बाद, है ना, उन्हें सबसे पहला कौन सा टॉपिक करना चाहिए। क्या डायरेक्ट वेक्टर में या सेट एंड रिलेशन या केमिस्ट्री के जिसे कहते हैं जो पहला चैप्टर हो मोल कॉन्सेप्ट, उसमें डायरेक्ट जंप कर जाना चाहिए या उसके पहले कुछ और चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को काम करना चाहिए सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पे। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया बेसिक मैथमेटिक्स का हर जगह एप्लीकेशन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटेशन में जाएंगे, जब ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएंगे, मैं एक करके सबका गिनाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग को इंपॉर्टेंस समझ आएगा। देन वी विल स्टार्ट। ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर में जब आप लोग जाएंगे बेटा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब आपसे पूछेगा कि एच हाइट पे ग्रेविटी क्या होगी, एच डेप्थ पे ग्रेविटी क्या होगी, डी डेप्थ पे ग्रेविटी क्या होगी, वहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन आएगा। अभी आप लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करोगे, काइनेमेटिक्स चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले पूछेगा डिस्प्लेसमेंट दे करके वेलोसिटी निकालने को, डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, बिना डिफरेंशिएशन के बनेगा नहीं, है ना। फिर कई बार आप लोगों को क्या करेगा बेटा, आप लोगों को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे करके और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पूछेगा। इंटीग्रेशन चाहिए, बिना इंटीग्रेशन के यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर वहीं पे कई बार ऐसा दे देगा आप लोगों को, लाइक कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ जब एनएलएम चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो वहाँ पे आपको वेक्टर्स को तोड़ना पड़ेगा, वेक्टर रिजोल्यूशन पार्ट आएगा, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रोल प्ले करेगी, थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं आप लोग को लिटिल बिट जिसे कहते हैं ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन लगेगा। अब यदि आपको क्लियर नहीं है तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम्स फील होंगी। फिर उसी तरह कई बार पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड बात करेगा, फिजिक्स में पूछेगा कि भैया पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा, तो तुम तब बताओगे ना स्ट्रेट लाइन पैराबोला होगा जब तुम्हें स्ट्रेट लाइन या पैराबोला का ही खुद ज्ञान हो। मतलब पहले वो पता होगा तभी तो बताओगे कि पार्टिकल क्या पाथ फॉलो कर रहा है। एम आई करेक्ट? तो ये हो गया। इसके अलावा बेसिक अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई जगह यूज में आएगी। पूछेगा कि भैया जैसे क्वेश्चन आता है कि एक चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, पुलिस उसको पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाए, तो वहाँ पे हम लोग टाइम को रियल दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 दिखाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एप्लीकेशन आ गया वहाँ पे। तो अब ये सारी चीज़ें तुम तब कर पाओगे ना एक इफिशियंट वे में जब तुमसे बेसिक मैथमेटिक्स बन रही हो। क्लियर है? और ये हर उस बच्चे के लिए जो आइदर मैथ्स लेने वाला है और वो बायो लेने वाला है, ठीक है ना। यार जो मैथ्स लेंगे नो डाउट उन्हें ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 5-6 चैप्टर्स 1 महीने 2 महीने 3 महीने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं पढ़ा देंगे टीचर आपके। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको ये टॉपिक सबसे पहले कवर करने चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम ऐप की लिंक मिल जाएगी हमारे, और साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये सारी वीडियोस आप लोग को पहले ही मिल जाया करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब से पहले। ओके, और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ऐप में ऐड हो जाएंगे तो आप लोग को रेगुलर स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग को क्या मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक अलजेब्रा कराऊंगा जो आज का टॉपिक होगा। उसके बाद लिटिल बिट बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड देन लिटिल बिट ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, उस पर अपन लोग काम करेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री वो नेक्स्ट लेक्चर्स का पार्ट होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, या बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आप लोग का जो जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन आएगा, दैट विल लुक लाइक दिस, an into x the power n plus an minus 1 into x the power n minus 1 so on, ये ऐसे बढ़ता जाएगा अप टू a0। क्लियर है? ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस क्या बेटा? नेसेसरी कंडीशंस ये हैं कि आपकी रियल वैल्यूज होनी चाहिए। क्लियर है? और ये जो आपका x है, x इज अ वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो सकती हो। क्लियर है? तो भैया ये आपका x भी क्या होना चाहिए? एक रियल वेरिएबल होना चाहिए। तो ये एक तरह से आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? चलो गुड, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम चाहें तो इसे एज ए इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक यदि मैं इस पूरे को इक्वेट करा दूं इक्वल्स टू 0, लेट अस सपोज ये सम वैल्यू
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक इक्वेशन का फॉर्म बन चुका है। तो हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, इसका यूज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अदर फॉर्म्स जो हमको मिलेंगे उनका यूज है, ठीक है ना। तो जो आपका यहाँ पावर n होता है बेटा, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स। क्लियर है। और डिग्री, इंडेक्स और डिग्री, आई नो इट कि आप 10th क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। मैं बहुत डिटेल में और हर पॉइंट इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ। मुझे जितने का यूज है अपने फिजिक्स में या लिटिल बिट केमिस्ट्री में यूज होगा और टीचर्स को, उतना मैं आप लोग को यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं इसके ऊपर जाकर के पूरा आप लोग को PhD करा दूँ, वो मैथ्स टीचर कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये तो हो गया कि इंडेक्स। अब हाँ, इंडेक्स पहचानते वक्त एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्स स्क्वायर वाई है कहीं पे, मान लो ये है प्लस वाई, ठीक है ना, ऐसा करके दे दिया। अब इस केस में पूछे कि भैया इस केस का डिग्री कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस केस का डिग्री हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1, क्योंकि y की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 + 1 दैट इज डिग्री इज 3। ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि मात्र एक वेरिएबल है तो जो हाईएस्ट पावर वही उठा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमें पॉलिनोमियल फंक्शन, या सीधे सीधे बोलूं तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वो एक्सप्रेशन हमारे यूज में आएगा जिसकी डिग्री 1 होगी। क्या होगी बेटा, डिग्री 1 होगी। तो डिग्री 1 होने का मतलब आइदर x + 1 इक्वल टू दे दिया मान लो 0, या आपको दे दिया मान लो कि 2x + y = 0। क्लियर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिग्री कितनी है बेटा, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। एंड सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। और यदि यहाँ पे इक्वली ना होती तो भी हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है। और लीनियर फंक्शन, है ना। चलो ग्रेट, अब ये हमारा ये इक्वेशन हो गया, तो ये हमारा यूज में आएगा। आई थिंक इसमें x की वैल्यू निकालना आप लोग को आसानी से आता होगा, है ना। इसके कई मेथड होते हैं, जैसे दो लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, उन्हें सॉल्व करने के लिए बोला जाए, है ना, तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आइदर आप उनके कोएफिशिएंट सेम करके माइनस कर दीजिए, या आप किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आऊंगा डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। किस पे आऊंगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका बेटा, जब डिग्री कितनी हो जाए, डिग्री उसकी 2 हो जाए, तब अपन लोग उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, लाइक ax² + bx + c = 0। क्लियर है। और f(x) यदि इसको ऐसा लिखते हैं कि f(x) = ax² + bx + c, तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है ना, फंक्शन। बट अभी यहाँ पे इक्वल कर दिया तो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है ना। अब एक मिनट का एक बात बस का ध्यान रखिएगा कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट a की वैल्यू को आप 0 कभी भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगी, फिर तो ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए रखने के लिए हमें हमारे सामने नेसेसरी कंडीशन रहेगी कि भैया a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। ओके गाइस, चलो, और ये तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि भैया ये रियल वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अब बात आती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, रूट्स का मतलब क्या हो गया, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी मैं ग्राफ और बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, अभी मैं बात करता हूँ रूट्स का मीनिंग क्या होता है ना। तो जैसे हमने देखा कि दिया है, मान लो ax² + bx + c = 0, ठीक है बेटा। अब पूछे कि रूट्स, तो रूट्स का मतलब क्या होगा, x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। क्लियर है। मतलब x की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट कर दूं कि ये साइड का जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू नेट 0 के बराबर हो जाए। क्लियर है। सो x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, दोज आर नोन एज रूट्स। क्लियर है। तो जनरली हम इन्हें किससे दिखाते हैं बेटा, अल्फा कॉमा बीटा से दिखाते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। और इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, अल्फा बीटा की वैल्यूज सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि इसका हम रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है ना। मैं डायरेक्टली जाऊंगा कि रूट्स की वैल्यूज क्या आती हैं, आप उसे याद रखिए, ठीक है ना, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
तो अल्फा और बीटा मतलब जो रूट्स आएंगे आपकी उसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है बेटा, ये आपका रूट्स की वैल्यू आ चुकी होगी। मतलब एक रूट आपका हो जाएगा क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक रूट हो जाएगा आपका बेटा, क्या हो जाएगा आपका, एक रूट हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, अपॉन 2a। मतलब एक बार प्लस साइन ले लिया और एक बार माइनस साइन ले लिया, तो ये हमारे दो रूट्स हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इन दोनों रूट्स से क्या क्या चीजें और हमें आनी चाहिए, क्या क्या हमें चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती होगी। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा बेटा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएंगे, है ना, और यही वाले दोनों बचे रह जाएंगे। तो माइनस का 2b अपॉन 2a, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का b बाई a आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा, इसके रूट्स का समेशन डायरेक्टली हम इस इक्वेशन को देखते हुए निकाल सकते थे। उसकी वैल्यू कितनी आती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ग्रेट, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। कुछ कहीं कहीं पे आप लोग को अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ लेगा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो कठिन है क्या, नहीं है कठिन। इन दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई होगा, कि जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जिसे कहते हैं बी स्क्वायर खुल जाएगा, है ना। और उसके अलावा भी इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो तो सीधे कैंसिल कर जाएगा, उसकी तो टेंशन नहीं लेना हमें। तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, लास्ट में बचेगा सीधे सीधे कटेगा 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 सी बाई ए। ओके, तो सी बाई ए आ जाएगा। ओके गाइस, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दोनों रूट्स के मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, वो माइनस बी बाई ए आएगा। फिर अगली वैल्यू आपसे यही पूछ सकता है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब ऐसा वैल्यू पूछेगा कि नहीं पूछेगा आई डोंट नो, लेकिन इसका एप्लीकेशन तो हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी डिस्कस करते चलूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जैसे ही अपन करेंगे तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कराते ही आप लोग देखोगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उड़ जाएंगे, है ना, और ये वाला पार्ट जिसे कहते हैं इसमें एड अप हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। क्यों ऐसा कर दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जुड़ करके 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। क्लियर है गाइस। अब इस बात का ध्यान रहे कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल डी, क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, यदि हम चाहते हैं कभी कि x की वैल्यूज रियल आए, मतलब x रियल में एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, तो उस केस के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। रियल रूट्स के लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। अब क्यों ऐसा, क्योंकि यदि ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, 0 होगी तो एक बार चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये लेस देन 0 हो जाएगी बेटा, तो लेस देन 0 होने के केस में, लेस देन 0 होने के केस में हम जब ये बात समझ सकते हैं कि ओवरऑल वैल्यू जो है रूट के अंदर वो निगेटिव हो जाएगी, और हमें ही पता है कि निगेटिव वैल्यू का रूट एक तरह से रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमेजनरी होता है, आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम लोग क्या चाहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहे बेटा, ग्रेटर देन 0 रहे और इक्वल्स टू 0 रहे। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, यदि इक्वल्स टू 0 रहेगा तो दोनों रूट्स क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप चाहे अल्फा की बात करें तो वो भी माइनस बी बाई 2 होगा, चाहे बीटा की बात करिए तो वो भी माइनस बी बाई 2 होगा। क्लियर है। तो चलो ये तो हम लोग को समझ में आ गई सारी बातें, है ना। अभी मैं इसके ग्राफ पे नहीं जाऊंगा, ग्राफ पे मैं आगे जाऊंगा कि यदि इमेजनरी रूट होगा तो ग्राफ एक्सिस को नहीं कट करेगा, यदि एक सिंगल रूट होगा तो मात्र एक ही बार कट करेगा, यदि दो रूट होंगे और रियल रूट होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा कट करेगा, एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा और दिखेगा कि एक्चुअल में एक्स की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे बाद में। अभी जिस चीज का हमें यूज है, मतलब
जिस चीज पे हम बातें कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बातें सारी पता चल चुकी हैं। मात्र इतना यदि आपको बनता है तो हम फुली कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी फिजिक्स में या चाहे केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में आप फंसने वाले नहीं हैं, बिना टेंशन के आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में मेंशन भी करते जाइएगा। मैं अपनी क्लासेस में जो मतलब मेरी ऑफलाइन कोचिंग होती है वहाँ मैं ऑलवेज पहले बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। नो डाउट यार, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, मैं एक मैथ्स टीचर नहीं हूँ, सो नो डाउट आपको मैं उतना डिटेल में और उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा जितना कि मैथ्स टीचर कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है जब तक मैं आपका मैथ्स टीचर ये सारी चीज़ें पढ़ाएगा, हो सकता है कि तब तक मैं मेरे को फिजिक्स में उसके पहले ही यूज़ ही मिल जाए इन चीज़ों का, तो फिर उस केस में तो आप निपट जाएंगे। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम ये पहले ही कर लें। ऐसा क्यों, मतलब हम पहले कर लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, नॉट एट ऑल। चलो ग्रेट, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक बातें। अब अगला आता है बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या आता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे जंप करने से पहले कुछ बेसिक अलजेब्रा की, जिसे कहते हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आप अपने माइंड में हरदम रखिएगा। जैसे कि नो डाउट ये सबसे बन रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत जगह यूज आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी बहुत यूज आएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला आप लोगों को आगे चल करके। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये एक्सप्रेशन कहाँ यूज में आएगा? नो डाउट बहुत सारी जगह आता है, लेकिन एक मैं जीवांत एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं अपन लोग, तो दो चार्जेस की वजह से जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ पे फिर इस वाले का यूज आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे और भी कई जगह आ जाएगा। फिर इसी तरह a प्लस माइनस बी का होल क्यूब यदि हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ना। इसको अपन लोग कैसे ओपन करके लिखेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग, ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क हो गया, ये भी सोचिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है, इतना तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतने में हमारे लोग को बेसिक जिसे कहते हैं अलजेब्रिक बातें हो गई। इससे अलावा हमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए। अब ये चाहे आप नीट में हो चाहे आप मैथ्स में हो, नो डाउट कुछ बच्चों को क्या लग रहा होगा कि क्या सर क्या करा रहे हो सर, ये तो मैं मेरे 10th में 2500% आए हैं, ये सब तो मेरे से आसानी से बनता है। नो डाउट बनता है बेटा, मुझे पता है, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं बीच बीच में जो नहीं बनते। और फिर जब 11th में आप जाते हैं और टीचर बोलता है कि देखिए हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे, तो आप ऐसे सही में ये लगाएंगे, आप ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि आप हर पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करके समझते हुए आगे चलिए। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझते हैं पहले। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब दो टर्म्स का एक एक्सप्रेशन हो, लाइक x प्लस वाई या x प्लस 1/x, क्लियर है, या x प्लस 2y, क्लियर है, लाइक दिस। ऐसे एक्सप्रेशन को अपन लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। और x प्लस वाई दी पावर n है, मान लो कहीं पे दिया हुआ है, क्या दिया बेटा? x प्लस वाई दी पावर n, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या हो चुका है एक तरह से, एक मिनट, चलो एक मान लो कहीं दिया है x प्लस a दी पावर n, ठीक है बेटा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कहीं पे है 110 की पावर, मान लो दे दिया कोई 1/3, ठीक है ना। अब ये आप लोग को फाइंड करना है कि ये वैल्यू कितनी हो सकती, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है x प्लस a दी पावर n, ठीक है बेटा। तो इसको अपन लोग एक्सपांड कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और उसका हमें यूज है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? दैट विल लुक लाइक दिस, nc n इंटू एक्स दी पावर n प्लस nc इंटू n माइनस 1
इंटू एक्स दी पावर n माइनस वन इंटू ए दी पावर वन। ठीक है ना, ऐसे क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे, एक्स की पावर घटती जाएगी, ए की पावर बढ़ती जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा आपका, वो आ जाएगा एन सी जीरो इंटू ए दी पावर एन। क्लियर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही होंगी आप लोगों की, टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन में जो मतलब एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी क्रिएट हो जाएंगी, 1 n प्लस 1 क्रिएट हो जाएंगी। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये NCN क्या है ना। तो NCN का मतलब क्या है बेटा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। ठीक है ना, आगे चल के आप लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि कहीं पे यदि लिखा है मान लो कि NCR, क्या लिखा बेटा, NCR, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दिस विल बी इक्विवेलेंट टू द n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है, ये आप लोग को NCR की वैल्यू होगी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ना। अब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आएगा, इस पूरा n फैक्टोरियल क्या है। ठीक है ना, चलो आपने NCR की वैल्यू तो बता दी कि NCR की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब ये r फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल क्या है। तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा n इंटू n माइनस वन इंटू से लेकर के इंटू 1 तक। ठीक है ना, ये n फैक्टोरियल एक तरह से होता है। जैसे मान लो कोई बोले कि 5 फैक्टोरियल कहीं पे लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 120। क्लियर है। तो 5 की वैल्यू 5 होती है, लेकिन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। ठीक है ना, तो NCR को हम कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, अब इस बात का ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे आप जैसे NCN निकालना है तो r की जगह n रख दीजिए, तो n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा आपका एक तरह से n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो अब n माइनस n फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, तो उसको 1 लेके चलेंगे, उसको 0 मत कर दीजिए कि नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है ना, उसको अपन लोग 1 लेके चलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन सीधा सीधा n फैक्टोरियल, वो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि यदि x प्लस a की पावर n कहीं पे लिखा है, तो अपन लोग जब उसे एक्सपांड करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से, तो वो कैसा दिखेगा, दैट विल लुक लाइक दिस। ठीक है ना, लेकिन जो हमारे ये उतना यूजफुल नहीं हमारे लिए, जो हमारे यूज में आएगा वो क्या है ना। तो मैं उसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कि जो हमें यूज में आएगा वो क्या है। तो गाइस, जो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा था अभी बायनोमियल एक्सपेंशन का, है ना, उसी पे अपन लोग समझते हैं कि उस एक्सपेंशन से हमें क्या यूज में आने वाला है। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने लिखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपांड करने पे हमें कुछ कुछ मिलता है ना। अब यदि मान लो ऐसा कंडीशन हो जाए, x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1। क्लियर है बेटा, जो ये x है ये बहुत ही छोटा है 1 के कंपेरिजन में, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है, हमें ये बात क्लियर है कि x की पावर जितने भी होंगे, ठीक है ना, इधर वो x स्क्वायर हो, चाहे x क्यूब हो, चाहे वो x की पावर 3 हो, चाहे वो x की पावर 4 हो, हमें पता है कि जब x ही बहुत छोटा है 1 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब और छोटा हो जाएगा, और उसका जिसे कहते हैं कि आपका सीधे सीधे बोले तो और सारी चीज़ें तो और छोटी होती जाएंगी। एम आई करेक्ट। तो जो आपके एक्सपेंशन पे इसके टर्म्स आ रही थी लाइक दिस, एन सी एन इंटू एक्स दी पावर एन इंटू 1 की पावर, सॉरी इतना ही, ठीक है ना, प्लस एन सी इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1, सो ऑन ऐसे बढ़ता जाता, प्लस लास्ट वाले टर्म्स में क्या आता है आपका, लास्ट वाले टर्म्स में बचता कुछ ऐसा, आपका बचता ये 1, ठीक है ना, 1 बचता, और साथ में एक चीज और बचती है यहाँ पे, वो बचता आपका एन सी, ये बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, ठीक है ना, तो ये आता लास्ट में कितना, एन सी 1 इंटू एक्स। क्लियर है। अब एक्स की पावर n माइनस 1 करते तो कितना तो 1 आता। क्लियर है, यही एक्सपेंशन होता है आपका इस पर्टिकुलर जो आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, इसके एक्सपेंशन में आपको यही मिलता। अब हमें पता है कि x इज ऑलरेडी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1, तो यदि x बहुत ही छोटा है 1 से, तो x का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, x का क्यूब और छोटा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो कि 1 से छोटी हो उसका स्क्वायर करने पे और छोटा रिजल्टेंट क्रिएट होता है। तो ये सारे टर्म्स जितने भी होंगे हम इन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू 1,
एम आई करेक्ट? 1 के कंपेरिजन में इन सबको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, ऐसे जो भी ढेर सारी टर्म्स होंगी वो सब निगलेक्ट हो जाएंगी। मात्र कौन कौन सा टर्म बचेगा? 1 बचेगा और ये टर्म बचेगी। आप में से कुछ लोग पूछ देंगे कि भैया x की वैल्यू क्यों आपने निगलेक्ट नहीं करी, है ना? तो इसलिए निगलेक्ट नहीं करी कि इसमें मल्टीप्लाइड बाई समथिंग भी है, ठीक है ना? और दूसरी चीज ये कि हम x को निगलेक्ट नहीं करते, ठीक है ना? 1 के कंपेरिजन में उसको हम लिखा रख नहीं सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर की जब बात करेंगे तो उसे निगलेक्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो NC1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग। ये NC1 की वैल्यू कितनी होगी? तो n फैक्टोरियल अपॉन, मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी यदि NCR लिखा हो तो इसका वैल्यू कितना होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो चलिए इसको पुट करा दीजिए यहाँ पे NC1 की वैल्यू, तो 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? यही होगा। आप ध्यान से देखो तो n फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते थे? n फैक्टोरियल को लिख सकते थे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन, ऐसे आगे तो बढ़ता जाता, अपॉन पे 1 इंटू, अब n माइनस 1 की फैक्टोरियल क्या लिखते हैं आप लोग? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन। तो ये वाला पूरा का पूरा इस वाले टर्म से कट हो जाएगा, तो मात्र क्या बचेगा? n बचेगा। तो हमें पता चल गया कि यदि if x is very very small in comparison to 1 then 1 प्लस x की पावर n को जब आप एक्सपांड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 प्लस nx के बराबर होगा। क्लियर है? तो आज के बाद ये बात याद रखिएगा कि भैया जो भी आपका ये n होगा ना, ये मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। दैट्स ऑल। कभी भी आप लोग आगे चीजों को एक्सपांड करिएगा तो n आपको किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। दैट्स ऑल, हो गया। कब? जब x ही बहुत ही छोटा होगा, किससे? 1 से, उस केस में। तो ये हम लोगों को मिला बेसिक बायनोमियल एक्सपेंशन, और बेसिक बायनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड ये जो हम लोगों ने एक कंडीशन डिराइव करी। इनका एप्लीकेशन आप लोगों को कई जगह मिलेगा, सो मेक इट क्लियर कि ये आप लोगों के साथ हरदम रहे। ओके, चलिए अब इसके बाद अगला कौन सा आता है? अगला आपका आता है बेटा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, है ना? देखिए हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट, फिर हम लोगों ने बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड इट्स एक्सपेंशन, है ना? अब आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो यार कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका नॉलेज आप लोगों को हरदम होना चाहिए, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ठीक है? तो यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को या सीधे सीधे बोले तो 90 डिग्री एंगल वाले अपोजिट की साइड को हाइपोटेन्यूस की तरह ट्रीट करेंगे, और जो थीटा एंगल से एडजेसेंट साइड होगी लेकिन हाइपोटेन्यूस के अलावा हो उसे हम लोग बेस के नाम से जानेंगे, ठीक है? तो इस ट्राइंगल में जो साइन थीटा नाम का रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक तरह से देखा तो इसी ट्राइंगल से निकालना चाहें तो वो आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक उसी तरह आपका कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का सेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, टैन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा। अब बात आती है कि थीटा के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं, थीटा का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, थीटा का मतलब एंगल मेड फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। चलिए ध्यान से देखिएगा, माना कि मेरा ये एक्सिस सिस्टम है, ठीक है बेटा? यहाँ पे कोई लाइन है, पॉइंट पी मान लीजिए पी की है, ओ से वो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है? तो याद रखिएगा इस थीटा एंगल के रिप्रेजेंटेशन में कई तरह के सिस्टम यूज होते हैं। जैसे एक तो होता है डिग्री वाला सिस्टम कि भैया थीटा को डिग्री में मेजर करिए, जहाँ पे कि भैया जिसे कहते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 60 मिनट्स इक्वल टू क्या होता है आपका? एक तरह से 60 सेकंड्स, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये आपका एक तरीका हो गया मेजरमेंट का। एक तरीका होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन वाला क्या रूल कहता है? रेडियन वाला रूल ये कहता है कि जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, तो हम लोग उसे पाई रेडियन से जानेंगे। किससे जानेंगे? पाई रेडियन से। तो जब 1 रेडियन की बात आएगी तो 1 रेडियन जो आपका आएगा, तो सॉल्व करने पे पाई को उधर भेज दीजिए, तो 180 अपॉन 3.14 करेंगे तो आएगा 57.3 डिग्री के अप्रॉक्स।
क्लियर है? तो ये याद रखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के आसपास होता है। तो अब आप लोग जब 11th में आ गए हैं या 11th में जाने वाले हैं तो अपने अंदर एक आदत डाल लीजिए कि अब जब भी आप एंगल लिखा करेंगे तो आप उसे रेडियन में जनरली लिखेंगे। जनरली यहाँ पे डिग्री पे काम ना होगा, यहाँ पे रेडियन पे काम होगा। आपको हर जगह एंगल ऐसे लिखे मिलेगा, π/4, π/2, ठीक है ना, पाई, 2π, है ना, ऐसे आपको लिखा मिलेगा। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, है ना, 2π का मतलब 360 डिग्री, ऐसे लिखा रहेगा। दूसरी चीज ये बात भी ध्यान रहे आपको कि जब कभी भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उसे जनरली हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, और जब कभी भी एंगल एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉक मेजर करेंगे क्लॉकवाइज तो उसे हम निगेटिवली ट्रीट करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो यहां तो हम लोग को सारी बातें समझ में आ गई। अब मान लो थीटा की वैल्यू यदि मैं बोलूं कि लेस देन 90 डिग्री है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये किस में लाई कर रहा होगा? पॉइंट पी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। वहीं पे यदि हमारा पॉइंट पी यहाँ पे हो जाता बेटा, माना कि पॉइंट पी यहाँ हो जाता तो थीटा कुछ ऐसा हो जाता। तो इस केस में थीटा की वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं? इस केस में जो थीटा आता है वो क्या आता है? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है? मतलब कभी ऐसी कंडीशन हो तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि हमारा थीटा कौन से, या हमारा पॉइंट जो पी है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कहां से कहां? 180 से 270 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 से 360 के बीच में। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने समझा कि एंगल क्या है ना, और एंगल को लिखने के तरीके जो यूनिट सिस्टम्स हैं जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, उसमें भी जो हमें यूज था वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक अपने माइंड से, मन से एकदम निकाल दीजिएगा कि यार ये तो मैथ्स जैसे पढ़ा ही नहीं रहे सर। नो डाउट मैं मैथ्स जैसे पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है। मुझे तो बस वो चीजें आप लोगों को कन्वे करी है जिनका यूज आप लोगों को आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, है ना। जिन बातों से मेरा काम हो जाएगा मैं वही बातें बस आपके पास भेजूंगा। अभी ये बात ध्यान रहे, यदि डिटेल में करना है तो मैथ्स टीचर आपके साथ काम करेंगे। मैं जो कराऊंगा वो मात्र इतना होगा कि भैया आपकी बेसिक बातें, बस जैसे कहते हैं कहीं पे भी कुछ लिखा हो तो आप समझ जाएं कि इसका मीनिंग ये था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा समझा, थीटा के बारे में भी समझ लिया। अब कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। साइन कहीं पे माइनस थीटा लिखा हो, क्लियर है? क्या लिखा हो बेटा? साइन माइनस थीटा, तो समझ जाइए किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि ये जनरली ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ये ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल ऑड ओरिजिन। इसका जब आप लोग ग्राफ बनाने जाएंगे बेटा, साइन का ग्राफ बनाने जाएंगे तो साइन का ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, लाइक दिस। देख सकते हैं ओरिजिन के इधर जैसा, ओरिजिन के उधर ऐसा, ठीक है ना। मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। हम लोगों ने पढ़ा होगी π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। पाई पे वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है ना। साइन जिसे कहते हैं, आप इधर चले जाइए तो आपको -1 मिल जाएगा, है ना। तो ये हम लोग को समझ में आया कि भैया साइन माइनस थीटा कहीं भी लिखा हो तो हम उसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। इस चीज का यूज आप लोग को कई जगह मिलेगा, ठीक है ना। जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे या मैकेनिक्स पढ़ेंगे, कई जगह आप लोग को इसका यूज मिलेगा। वहीं पे यदि कहीं पे लिखा हो कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्लियर है? तो इसका मतलब समझ जाएगा ये क्या होगा? ये कॉस थीटा के बराबर ही होगा। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने माइनस थीटा लिया है थीटा लिया, कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा, और इवन फंक्शन मतलब क्या हो गया? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। लाइक दिस। जब cos 0 होगा तो 1 होता है, जब एंगल π/2 हो तो उस वक्त cos की वैल्यू कितनी होती है? 0 जाती है। तो आप देख सकते हैं आपका y एक्सिस के अबाउट पूरा सिमेट्रिकल हो गया ग्राफ। अभी हम लोग को समझ में आ गया कि भैया ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो कहीं पे साइन माइनस थीटा लिखा हो तो हम उसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, कहीं पे cos माइनस थीटा लिखा हो तो हम उसे cos थीटा लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई। अब कुछ और भी बातें हैं जो कि आप लोग को यूज में रखनी है। आप लोगों ने नो डाउट इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत 10th में भी सुना होगा।
जैसे कि कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब होता है ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। वहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका साइन थीटा लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा। और इन चीजों को डिसाइड करने के लिए दो तीन चीजें और याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चाहे साइन थीटा लीजिएगा, चाहे कॉस थीटा लीजिएगा, चाहे टैन थीटा लीजिएगा, चाहे सेक थीटा लीजिएगा, चाहे कॉट थीटा लीजिएगा, चाहे कॉसेक थीटा लीजिएगा, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पे साइन बाबा और साइन का उल्टा कौन सा होता है, कॉसेक, ये आपको दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको टैन एंड कॉट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पे साइन और टैन की बात करेंगे तो निगेटिव आएगा, यहाँ पे कॉस और साइन की बात करेंगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसलिए कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इसका मतलब क्या, साइन थीटा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हो गया। लेकिन यदि यहीं पे ऐसा होता साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसीलिए प्लस का कॉस थीटा। फंक्शन चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री वाला लेके आएगा। साइन के लिए कॉस कब, जब 90 की बातें हो, जब 180 की बात होगी तो फिर साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा। लेकिन जब 270 की बात होगी तो फिर से साइन का कॉस, कॉस का साइन में आ जाएगा। फिर जब 360 की बात होगी तो फिर से साइन, साइन का रहेगा, कॉस, कॉस का रहेगा। अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। अब यदि यहीं पे कॉस 90 प्लस थीटा लिखना हो तो हमें पता है कि 90 प्लस थीटा कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट को पॉइंट कर रहा है, और कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आती है, निगेटिव आती है, इसलिए माइनस का साइन थीटा। क्लियर है बेटा। तो यदि कहीं पे कभी लिखा हो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम आंख मूंद के लिख देंगे भैया साइन 120 कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन 90 प्लस 20 हो गया ना खल्लास। साइन 90 प्लस 120 तो साइन 90 प्लस 30 ना, सॉरी यार कुछ भी बोल रहा हूँ, साइन 90 प्लस 30 तो दैट इज कॉस 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम लोगों से अच्छा कौन जानेगा, √3/2 हो गया। तो sin 120 की वैल्यू भी हम लोगों से निकालना आ गया, किसकी मदद से, इन आइडेंटिटीज की मदद से। उसी तरह यदि कहीं पे cos 180 cos 120 लिखा हो तो इसको समझ जाइएगा ये क्या है, cos 90 प्लस 30 है, और cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, माइनस का sin 30 मतलब माइनस का 1/2। तो कहीं पे -1/2 लिखा हो तो समझ जाइए वो किसकी वैल्यू है, वो cos 120 डिग्री की वैल्यू थी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा, ये हमारी जो बेसिक आइडेंटिटीज थी इनके बारे में, है ना। चलो, आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे सर आपने सेक और कॉसेक के बारे में या आप टैन कॉट के बारे में उतना बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसके पीछे रीजन है यार। जनरली उन पे बेस्ड बहुत सारी कम, मतलब बहुत ही कम आप लोगों को एक्सप्रेशंस मिलेंगे। जनरली मैक्सिमम आपको हर जगह साइन और कॉस के बारे में बातें होती है, ठीक है ना। और यदि साइन और कॉस के बारे में एक बार आइडिया है तो आप उन चीजों के बारे में आइडिया निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं पे लिखा है साइन 180 माइनस थीटा तो इस बार कॉस थीटा मत लिखिएगा, इस बार लिखिएगा साइन थीटा। यदि 180 की रेशो में बातें होंगी तो फंक्शन मत चेंज करिएगा, मतलब सेम रखिएगा। और पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा 180 से कम है ना। 180 माइनस थीटा मतलब कहीं कहीं सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन वहीं पे कहीं लिखा हो cos 180 माइनस थीटा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का cos थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है ना। वहीं पे लिखा हो साइन 180 प्लस थीटा तो आंख मूंद के लिख देना माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 180 वाला केस है तो फंक्शन तो चेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। लेकिन 180 प्लस थीटा कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमने निगेटिव छेड़ दिया, माइनस का साइन थीटा। वहीं पे यदि बात आ जाए cos 180 प्लस थीटा तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी निगेटिव होता है, तो माइनस का cos थीटा। क्लियर है। तो ये मैंने आप लोग को समझाया। अब जब 270 की बात आएगी तो 270 के लिए साइन का cos होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, कौन कहां पॉजिटिव है कौन कहां निगेटिव है, ये आपको देखना पड़ेगा। cos का साइन होगा, अभी क्या है यहाँ पे 180 वाले केस में साइन का साइन ही है, cos का cos ही है। ये मैं याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ,
ये आप लोग को मैथ्स टीचर को कुरेदना है, ठीक है ना, कि सर कैसे आया। बायो वाले बच्चों के लिए यही बातें बस हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और जो मैं एक आप लोग को रेफरेंस, जिसे मैं बोल दूं कि रेफरेंस पॉइंट के रूप में कि आप लोग कौन सी बुक एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आप एज अ रेफरेंस एससी वर्मा यूज कर सकते हैं या बीएन शर्मा बुक यूज कर सकते हैं। वहां पे आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर काफी कुछ मिल जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोगों ने ये भी समझ लिया एक तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कुछ आइडेंटिटीज याद रखिएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे आए, दैट विल बी 1, ठीक है ना। इसका प्रूफ क्या है, कोई जरूरत नहीं है 10th में प्रूफ करके आए हो, बट ये आइडेंटिटी याद रहे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा हो तो दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये आइडेंटिटीज यूज की जा सकती हैं। कहीं पे लिखा हो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब साइन ए एक एंगल हो गया, बी एक एंगल हो गया, तो साइन ए प्लस बी लिखा हो, ए प्लस माइनस ले लो, मतलब दोनों के लिए एक साथ लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है बेटा। जब यहाँ प्लस साइन होगा तो यहाँ भी प्लस साइन ले लीजिएगा, जब यहाँ माइनस साइन हो तो यहाँ भी माइनस साइन ले लीजिएगा। लेकिन वहीं पे यदि कॉस ए प्लस माइनस बी की बात करे कोई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। इसका मीनिंग समझिएगा, मतलब जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस लगेगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया है। क्लियर है। तो जैसे अब कभी भी आप लोग को मान लीजिए, कभी भी आप लोग को निकालना हो, लेट्स सपोज साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि साइन 75 कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते थे साइन 30 प्लस 45। अब इसको एक्सपांड करने पे क्या आ जाएगा, साइन 30 प्लस कॉस इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। अब भैया इन सब की वैल्यूज पता है, पुट कर दीजिए तो आपको साइन 75 की वैल्यू आ गई। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन इसका हो गया। इसका भी कई जगह आप लोग को यूज मिलेगा। जब आप लोग सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे वेब वाले चैप्टर में, वहां पे आप लोग ये रूल्स पढ़ेंगे या इसके एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को कुछ देखने को मिल सकता है। मतलब कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि ये दे करके ये निकलवा रहा हो, या हो सकता है कि ये दे करके ये निकलवा रहा हो। क्लियर है गाइस, तो ये हम लोग को समझ के रखना है। ये हो गया, चलो ठीक है। अगला एक और रूल याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा, tan a प्लस बी। क्लियर है। तो ये रूल आप लोग के लिए ऐसा होमवर्क हो गया कि भैया इसका क्या आएगा, ठीक है ना, चेक करिएगा। ठीक है ना, tan a प्लस बी कैन बी रिटन एज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है ना। तो ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज हो गई जो आप याद रख सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है, और 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है। क्लियर है। ये दोनों प्लस माइनस, ये दोनों आपके लिए एज अ होमवर्क हो गए। क्लियर है। ये एज अ आपके लिए होमवर्क हो गया। आपको पता करना होगा कि भैया इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, इसकी आइडेंटिटी सॉल्व करने पे इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए ये तो था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमें यूज में आने वाला है, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। आज के लेक्चर को अपन लोग यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन पहले बता देता हूं कि गाइस जो बच्चे अभी तक प्रॉपर तरीके से फॉलो करना नहीं सीखे हैं, वो इन लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना सीख लीजिए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आप लोगों के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे। ओके गाइस, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स भले ही बहुत ईजी लग रही होगी शुरुआत में, लेकिन प्लीज इसको फिर भी एक बार देखते रहिएगा। ओके गाइस, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि और भी जो वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।